हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम सैम्पल पेपर का कोर्स बी का ग्रामर पोर्शन को करेंगे, यानी कि सिर्फ लैंग्वेज पोर्शन को हम करेंगे। तो सैम्पल पेपर कोर्स बी 24-25 इस ईयर का हम सॉल्व करेंगे। अब पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट इसमें कि पदवन पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि पदवन से संबंधित क्वेश्चन हैं, इसमें आप 5 हैं और आपको 4 ही करना है। पहला है अली के जाबाजी और साहसी कारनामों से सभी परिचित हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, वाक्य में से विशेषण पदवन चुनकर लिखिए। इसमें आपको विशेषण पदवन को ही चुनकर लिखना है। यानी कि विशेषण पदवन क्या होता है, जब संज्ञा या सर्वनाम की जब हम विशेषता प्रकट करते हैं तो वो होता है विशेषण पदवन। तो यहाँ पे आपका विशेषण पदवन क्या हो गया, जाबाज और साहसी कारनामे। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये ही उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। किसी वाक्य में संज्ञा पदवन की पहचान कैसे की जाती है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अब आपको कहा गया है कि किसी भी वाक्य में संज्ञा पदवन को हम कैसे पहचानेंगे। तो इसका सिंपल सा उत्तर है कि संज्ञा पदवन के शीर्ष पर संज्ञा पद होता है। यानी कि जो शीर्ष पद होता है, वाक्य का जो शीर्ष पद होता है, जहाँ पे आपकी अंडरलाइन रुक जाती है, जब वाक्य दिया जाता है तो उसमें अंडरलाइन क्या होता है, तो वहाँ जहाँ पे अंडरलाइन आपकी रुक जाती है तो वही आपका शीर्ष पद होता है। उस शीर्ष पद को देख कर ही आप पहचानते हैं कि कौन सा पदवन है। तो जहाँ पे शीर्ष पदवन रुकता है, अगर वो संज्ञा है तो इसका मतलब कि वो संज्ञा पदवन है। तो संज्ञा पदवन के शीर्ष पर संज्ञा पद होता है और अन्य सभी पद उस पर निर्भर होते हैं, और सारे जो दूसरे पद हैं वो उसी पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो अब उदाहरण हम देख लेते हैं। खेत में लहलहाती फसल बहुत ही सुंदर लग रही है। अब यहाँ पे देखिए फसल क्या है, ये है आपका संज्ञा है, तो ये क्या हो गया आपका संज्ञा पदवन। तो इस तरह हम पहचानेंगे कि संज्ञा पदवन कैसे है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सबकी सहायता करने वाले आप आज उदास क्यों हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या पहचाना है कि वाक्य में रेखांकित पदवन की भेद बताइए। अब यहाँ पे ये अंडरलाइन किया हुआ है, तो इस अंडरलाइन में आपको बताना है कि ये कौन सा पदवन। तो जहाँ पे आपकी अंडरलाइन रुकती है, यहाँ पे आप आपकी अंडरलाइन रुकी हुई है, तो ये आप क्या हो गया, हमारा शीर्ष पद है। ठीक है, और आप हमारा किस में आता है, सर्वनाम में आता है। तो ये हमारा कौन सा पदवन हो गया, ये हमारा सर्वनाम पदवन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं खेलते कूदते कक्षा पास कर लेता हूँ। अब इसमें बताना है वाक्य में पदवन का भेद बताते हुए कारण स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको कारण भी स्पष्ट करना है और बताना है ये कौन सा पदवन है। तो इस पूरे वाक्य में मैं खेलता कूदता कक्षा पास कर लेता हूँ, यानी कि खेलते कूदते हुए, तो ये खेलता कूदता जो है ये आपका हो गया क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये आपका क्रिया विशेषण पदवन हो गया। ठीक है, अब आपको कारण भी बताना है। तो कारण क्या है, खेलता कूदता पद जो है क्रिया की विशेषता बतला रहा है, यानी खेलते कूदते हुए वो अपने कोई कार्य को कर लेता है। यहाँ पे कौन सा कार्य कर रहा है, पास होने का कार्य कर रहा है। तो खेलते कूदते वो अपनी कक्षा पास कर लेता है, तो ये जो पद है खेलता कूदता ये है होगी क्रिया। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की विशेषताओं के साथ ही इसमें यह भी है कि यह क्रिया में कैसा, कैसी, कैसे, कब लगाने पर जो उत्तर प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए, हम ये पहचान है, मैं आपको ऐसे बता दे रही हूँ, ये पहचान है कि अगर आप इसमें जोड़ते हैं कि वो कैसे पास हो गया, वो कैसे कक्षा पास हो गया, वो कैसे कक्षा पास हो गया, तो उत्तर क्या होगा, खेलते कूदते। ठीक है, तो इस तरह हम प्रश्न करके जो हमको उत्तर मिलेगा वही हमारा उत्तर होता है। इस पदवन में शीर्ष पद अव्यय होता है। अब क्रिया पदवन में जो शीर्ष पद होता है, जहाँ पे आके अंडरलाइन रुकती है, जो शीर्ष पद होता है वो हमेशा अव्यय ही होगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसकी पहचान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्रिया पदवन का एक उदाहरण देकर के वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पे है क्रिया पदवन का उदाहरण देकर के इसको वाक्य में प्रयोग करना है। तो क्रिया पदवन क्या क्या होता है। अब क्रिया पदवन में क्या होता है कि जब एक से अधिक क्रियापद मिल करके एक इकाई के रूप में जब क्रिया प्रयोग किया जाता है, यानी क्रिया का जो काम होता है, क्रिया का जो कार्य करते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, क्रियापद। यानी कि इसमें एक क्रिया नहीं, एक से अधिक क्रियापद मिल करके, है ना, मिल करके जब वो एक इकाई का कार्य करते हैं, तो उस हिसाब से हमने क्या, इसका उत्तर हो जाएगा पढ़ते चले गए। ये हमारा क्रिया हो गया, ये हमारा क्रिया हो गया, तो क्रियापद बन गया, क्योंकि पढ़ते ही चले गए। अब इसको हमको क्या करना है, वाक्य में भी प्रयोग करना है। तो इसका हमने क्या वाक्य बनाया है कि आज अध्यापक जी देर तक पढ़ाते चले गए। ये हमारी क्या होगी, ये हमारी क्रियापदवन हो गई, क्रियापदवन का उदाहरण हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रचना के आधार पे वाक्य रूपांतर पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें वाक्य रचना के आधार पे जो वाक्य भेद है उससे संबंधित क्वेश्चन है। पहला है आपका, दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ नहीं सूझा। ठीक है, ये हमारा एक वाक्य, इसमें हमको क्या करना है, वाक्य का भेद लिखिए। अब इसमें हमको वाक्य का भेद लिखना है। वाक्य का भेद कितने तरह के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य होते हैं। तो इन्हीं तीनों में से कोई होगा। तो हम इसमें हमारा वाक्य है, दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ नहीं सूझा। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, एक कर्ता है और एक क्रिया है ना, एक कर्ता है और एक क्रिया है। यानी कि हमने सरल वाक्य में पढ़ा था, एक विधेय होता है और एक उद्देश्य होता है, तो वो हमारा सरल वाक्य होता है, उसमें यही है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये है हमारा सरल वाक्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। अब इसे हमको क्या बताना है, संयुक्त वाक्य में रूपांतरित
कीजिए। अब हम इसको संयुक्त वाक्य में बनाना है। भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी, तो हमको उसको संयुक्त वाक्य में बनाना है। तो हम संयुक्त वाक्य में हम कैसे बनाएंगे, कि हमको मालूम है संयुक्त वाक्य में क्या होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं जो कि योजक पद से जुड़े हुए होते हैं। और योजक पद कौन कौन से होते हैं, और, इसलिए, पर, किंतु, इसलिए, ठीक है, ये सारे होते हैं। तो हमने कैसे बनाया इसको, भीड़ की अधिकता थी, कॉमा लगाएंगे, भीड़ की अधिकता थी, कॉमा, इसीलिए हमने यहाँ पे जोड़ा, इसीलिए पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उदाहरण देकर सरल एवं मिश्र वाक्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब इसमें आपको क्या बोला जा रहा है कि उदाहरण के माध्यम से आपको सरल वाक्य और मिश्र वाक्य में अंतर बताना है। ठीक है, हमने उदाहरण देते हैं। पहला सरल वाक्य क्या हो गया, जब भी हम जैसे उदाहरण अंतर स्पष्ट करना होता है तो हमको कोशिश करना चाहिए कि एक ही तरह का हम वाक्य लें। ठीक है ना। सरल वाक्य में हमने लिया है, आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया, आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं होते। इसी को हमको मिश्र वाक्य में बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे कि जो व्यक्ति आलसी होते हैं वे सफल नहीं होते। हमने यहाँ पे क्या जोड़ा, जो और वे जोड़ा, इससे हमने क्या किया, मिश्र वाक्य बनाया। हमको मिश्र वाक्य का जो फॉर्मूला है वो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके जो परिभाषा है कि दो उपवाक्य होते हैं जो कि एक दूसरे पर ही आश्रित होते हैं, एक दूसरे के बिना वो पूर्ण नहीं होते हैं, अधूरे होते हैं। और उसमें हमने ये भी पढ़ा था, ज, की और यदि। ठीक है, ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इस फॉर्मूला को हमको दिमाग में रखना है। यहाँ पे जो और वे, ये जो आया है ना, ये यदि वाले में ही आएगा। ठीक है, यदि वाले में जिसमें जोड़े वाले शब्द होते हैं उसमें ही आएगा। तो इस तरह हमने मिश्र वाक्य बनाया। तो इस तरह हमारा अंतर स्पष्ट हो गया दोनों का, पहले सरल वाक्य का भी और मिश्र वाक्य का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अब इसमें आपको संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारा समुच्चय बोधक अव्यय जो है इसको हम योजक पद भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, योजक पद भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, भूमिका स्पष्ट करनी है। यहाँ पे देखिए, दो पूर्ण वाक्यों की समुच्चय बोधक अव्ययों से जोड़ने पर संयुक्त वाक्य बनता है। यानी कि दो पूर्ण वाक्य, दो उपपूर्ण वाक्य, हमारी जो संयुक्त वाक्य की विशेषता है कि दो पूरे उपवाक्य जो होते हैं उसको हम समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ते हैं, तब वो संयुक्त वाक्य बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए संयुक्त वाक्य में हमारा जो योजक पद है उसी को समुच्चय बोधक अवयव भी कहते हैं। हमारा योजक पद में कौन कौन से आते हैं, और, इसलिए, अथवा, किंतु, परंतु, ये सारे जो होते हैं योजक पद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गायन इतनी प्रभावी थी कि वह अपनी शुद्ध बुद्ध खोने लगा। अब यहाँ पे क्या बताना है आपको, वाक्य में भेद बताते हुए कारण स्पष्ट कीजिए। यानी इस वाक्य का हमको भेद भी बताना है और कारण भी स्पष्ट करना। अब यहाँ पे हमारा वाक्य, गायन इतनी प्रभावशाली थी कि वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा। अब हम, ये तो स्पष्ट हो गया, यहाँ पे की जुड़ा हुआ है तो स्पष्ट हो गया कि ये मिश्र वाक्य है ना, क्योंकि हमको मिश्र वाक्य की परिभाषा और उसको जो मैंने आपको फॉर्मूला बताए थे, ज, की, यदि वाला जो फॉर्मूला बताया था उसको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो इस तरह हमको ये पता है कि ये मिश्र वाक्य है। अब हमको कारण क्या है, कारण ये होगा कि यहाँ पे जो की आया है, ये जो की आया है, की के प्रयोग होने से ही दोनों वाक्य पूर्ण होते हैं। ठीक है, और अर्थपूर्ण लगते हैं, क्योंकि हमारी मिश्र वाक्य की परिभाषा यही है कि दोनों जो उपवाक्य होंगे वो एक दूसरे पर आश्रित होंगे, एक दूसरे के बिना वो पूर्ण नहीं होंगे, अधूरे लगेंगे। तो यहाँ पे वो दोनों पूर्ण लगते हैं और अर्थ भी हमको समझ में आता है कि क्या है। ठीक है, वो एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक कारण हो गया। अब देखा कि यहाँ पे ये है हमारा एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पीछे है तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आंसर यही आंसर होगा उसमें कारण में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, समास पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, समास से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आपको हल करना है। 5 है, 5 में से 4 करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है, समासिक पद अन्य व्याकरणिक पदों से किस प्रकार भिन्न है। अब यहाँ पे आपको बताना है किस प्रकार भिन्न है, यानी अंतर बताना है कि व्याकरणिक पद और समासिक पद, इन दोनों में आपको अंतर बताना है। तो हम अंतर कैसे बताएंगे कि समासिक पद के विग्रह से विशेष अर्थ निकलता है। यानी कि जब हम समास का जो पद होता है उसको हम विग्रह करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसके क्या होता है, एक विशेष अर्थ निकलता है। जबकि अन्य व्याकरणिक पदों के विग्रह करने से कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता। ठीक है ना, कि कोई भी जब भी हम कोई भी समास का जो व्याकरणिक पद है उसका जब हम भेद करते हैं या विग्रह करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन समासिक पद में, यानी कि समास में, कि जब भी हम समासिक पद का विग्रह करेंगे, समास पद का विग्रह करेंगे तो उसका विशेष अर्थ निकलेगा। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अब इसमें पूछा जा रहा है कि तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद और पूर्व पद वो क्या है, उसकी भूमिका हमको स्पष्ट करनी है। इसका क्या उत्तर हो जाएगा कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। जो तत्पुरुष समास होता है हमारा, उसके जो समास पद होता है उसका जो बाद वाला यानी उत्तर पद, दूसरा वाला पद हम कह सकते हैं, उस पद की प्रधानता होती है, वो प्रमुख होता है। ठीक है, जैसे घोड़े पर सवार, ये घोड़े पर सवार क्या हो गया आपका, ये विग्रह हो गया। अब यहाँ पे घुड़सवार, इसका क्या समस्त पद क्या निकलेगा, ये घुड़सवार हो गया। तो इसमें जो बाद वाला है ना,
यहाँ पे जो बाद वाला यानी घुड़ और सवार, ये जो बाद वाला सवार है इसकी प्रधानता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, घोड़े की नहीं सवारी की प्रधानता है। ठीक है, यहाँ पे जो सवार है, ठीक है, उसकी प्रधानता, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा उत्तर पद हो गया। तो इसी की प्रधानता होती है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यथाशक्ति अव्यय भाव समास है कैसे। अब यहाँ पे ये हमारा समास पद है यथाशक्ति। ठीक है, इसका हाँ ये अव्यय भाव समास है। कैसे है ये अव्यय भाव समास, यही हमको स्पष्ट करना है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अब जो अव्यय भाव समास होते हैं उसमें जो पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है और प्रमुख भी होता है, वही महत्वपूर्ण भी होता है। ठीक है, यथाशक्ति में यथा पूर्व पद है, यथा जो है ये जो यथा शब्द है ये हमारा पूर्व पद है और यह अव्यय भी है, और ये अव्यय भी है। अव्यय मतलब क्या होता है, जो जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, लिंग वचन कारक काल के आधार पर इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये हमारा जो यथाशक्ति है, यथा जो शब्द है हमारा ये पूर्व पद है और ये अव्यय भी है। तो इस तरह हम इसका उत्तर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। त्रिलोकीनाथ समासिक पद का विग्रह करते हुए भेद लिखिए। अब यहाँ पे त्रिलोकीनाथ को हमको क्या करना है, उसका समासिक विग्रह भी करना है और उसका भेद भी लिखना है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसका विग्रह करेंगे। तो विग्रह क्या हो जाएगा, तीनों लोगों का नाथ, अर्थात यानी कि जो विष्णु भगवान है। ठीक है, तो इस तरह ये आपका बहुविगी समास हो गया। ठीक है, बहुविगी समास में क्या होता है कि दोनों पद की प्रधानता ना होकर के किसी अन्य पद की प्रधानता है। तो यहाँ पे विष्णु जी जो है वो अन्य पद हो गया। ठीक है, इस प्रकार ये बहुविगी समास हो गया। आगे बढ़ते हैं। द्विगु समाज की विशेषता बतलाते हुए एक उदाहरण दीजिए। अब यहाँ पे द्विगु समाज की क्या विशेषता है कि द्विगु समाज में पूर्ण पद संख्यावाची होते हैं और समस्त पद का विग्रह करने पर समूह या संघार आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो द्विगु समाज में होता है, पहला वाला जो पद होता है वो संख्याओं में होती है। ठीक है, संख्याओं में होती है और जो जब हम उसका विग्रह करते हैं, समाज का विग्रह करते हैं, तो उसमें समूह आता है। ठीक है ना, समूह आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि पंचरथ, यानी कि रत्नों का समूह। इसी प्रकार चौराहा हो गया, त्रिकोण हो गया। तो इस तरह के जो समासिक पद हैं वो द्विगु समाज में आते हैं, जिसमें संख्याएं बताई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मुहावरों पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे है कि मुहावरे। ठीक है, मैं मुहावरे से संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पे मुहावरे में ऐसा स्टूडेंट को ऐसा कोई ट्रिक नहीं है या ऐसा कुछ है नहीं जो शॉर्टकट नहीं है। इसको आपको मुहावरे जो है वो आपको याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप तरह तरह के व्याकरण के बुक से आप मुहावरों को याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा पहला है, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में चयनित होने के लिए डैश करनी पड़ती है। यहाँ पे डैश करनी पड़ती है, यानी इसमें आपको मुहावरे भरना है। तो डैश करनी पड़ती है, यानी कि रात दिन एक करना पड़ता है। यानी कि किसी भी कोई भी सफलता के लिए, जो भी हमारा लक्ष्य है उसकी सफलता के लिए हमको वो मेहनत करनी पड़ती है, कठोर मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए हमको रात दिन एक करना पड़ता है। तो रात दिन एक करना एक मुहावरा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर रात दिन एक करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुद्र किनारे शाम को तातारा रोज वामीरों की डैश था। अब यहाँ पे आपको क्या बनना है, वाट जोहात। यहाँ पे वाट जोहात, ये एक मुहावरा है, यानी कि प्रतीक्षा करना। ठीक है, किसी का वेट करना, इंतजार करना। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देख करके राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, निकालो 1 रुपया, पारिश्रमिक पूरा एडवांस। पंक्ति में मुहावरे चुनकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पे कुछ पंक्ति दी हुई है, इसी में से आपको मुहावरे चुनना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पे इस पूरे वाक्य में हमको मुरझाया हुआ चेहरा ही एक ऐसा सारे पद हैं जिसको कि मुहावरे में ही हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। तो यही हमारा क्या हुआ, मुरझाया हुआ चेहरा, ये हमारा मुहावरे हो गया। तो इसी का हमको वाक्य में प्रयोग करना है। तो हम क्या वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि परीक्षा में असफल होने पर रवि का चेहरा मुरझा गया। ठीक है, तो इस तरह आप इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, काम तमाम करना और धूल में मिला देना। मुहावरे में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे 2 मुहावरे दिए गए हैं, इन दोनों का आपको अंतर स्पष्ट करना है कि जिसमें कि थोड़ा सा अंतर है, बहुत मामूली सा अंतर है। देखिए, काम तमाम कर देने का अर्थ होता है कि नष्ट कर डालना या मार डालना। ठीक है, तो इस मुहावरे का कब हम इस्तेमाल करते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी को मार डालने या फिर किसी को काम में हरा देता है ना, या तो किसी को मार डालता है जहाँ से, या तो कोई बहुत बड़े काम में उसको हरा देता है। ठीक है, तो तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि इसका काम तमाम कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका धूल में मिला देना। धूल में मिला देने का अर्थ होता है कि नष्ट कर देना, चौपट कर देना या खराब कर देना। तो इस मुहावरे का कब हम इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को बर्बाद कर देता है, तो इस प्रकार के मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी को पूरी तरह से बर्बाद कर देना, चाहे उसके व्यवसाय में उसको पिछाड़ देना या हरा देना। ठीक है, या तो उसके मान सम्मान को ख़त्म कर देना, यश को ख़त्म कर देना, संपत्ति को ख़त्म कर देना, तब इस तरह के मुहावरे का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निराशा के बादल फटना। मुहावरे का वाक्य बनाइए। अब यहाँ पे निराशा का बादल फटने का अर्थ होता है कि अत्यधिक दुख का होना, अत्यंत पीड़ा का होना, अत्यधिक दुख का होना या अत्यंत पीड़ा का अनुभव करना, यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी में होना।
पीड़ा में होना। तो इसका हम क्या वाक्य बनाएंगे कि दुर्घटना में मिश्रा जी अपने दोनों पुत्रों के साथ साथ अपनी पत्नी को भी खो दिया, मानो उनके ऊपर निराशा के बादल फट गए। तो इस तरह आप इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह के आपके कोर्स बी के जितने भी सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं।